और हमारे इस खास पेशकश में खास मेहमानान का पैनल भी हमारे साथ मौजूद है। तमाम मेहमानान के साथ हम गुफ्तगू करेंगे, आपका तारुफ भी कराएंगे एक एक करके। फिलहाल आपको बता देंगे हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर सुनील कौशिक साहब, सीनियर सहाफ़ी के तौर पर आपका खैर मकदम है डॉक्टर साहब। प्रोफेसर देवराज जी, पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर, सियासी तज्ज़ियाकार के तौर पर। विनोद सिंह जी स्काइप पर कांग्रेस लीडर हमारे साथ बने हुए हैं। बीजेपी लीडर संजय कुमार जी भी स्काइप पर हमारे साथ मौजूद हैं। जूम के जरिए पवन आरी साहब स्पोक्स पर्सन है आरएलडी के, और पंकुल शर्मा सीनियर सहाफ़ी भी स्काइप पर हमारे साथ बने हुए हैं। आप सभी मेहमानान का बहुत खैर मकदम करते हैं। हम लंबी गुफ्तगू आपसे की जाएगी, लेकिन हमारे नुमाइंदे शुएब भी हमारे साथ बने हुए हैं। शुएब का रुख करेंगे यूपी में कन्नौज से। सुबह शुएब हमें तमाम अपडेट दे रहे थे। शुएब, अभी आप किस बूथ पर मौजूद है? तकरीबन 2 घंटे हो चुके हैं जबकि वोटिंग का अमल शुरू हो गया है। जरा बताइए क्या तस्वीर नजर आ रही है? बिल्कुल, देखिए मैं कन्नौज में इस वक्त मौजूद हूँ और ये बूथ है सराय मीरा सदर सीट में ही। और अगर यहाँ की भी बात करें, क्योंकि सुबह से हम तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं अपने तमाम नाज़रीन को, दर्शकों को, कि किस तरह से पोलिंग बूथ पर सुबह 7 बजे से पहले ही लोगों की जो लाइनें हैं वो लग गई थी। अभी भी अंदर ये स्कूल है यहीं पर, और जो लोग हैं वोट करने के लिए वो आ रहे हैं अंदर। यहाँ पर भी तमाम जो लोग हैं वो मौजूद है, और कुछ जो वोटर है वो वोट डालकर आ रहे हैं। उनसे हम बात भी करेंगे। लेकिन हमें जो नज़र आ रहा है पहले और दूसरे फेज़ के मुकाबले तीसरे फेज़ में, यानी कि आज जब यहाँ पर वोट डाली जा रही है, लोगों में ज़्यादा जोश नज़र आ रहा है। वोट डाल कर आई हैं आप? अच्छा, ये बताएं कि क्या जहन में चल रहा है, महिलाओं के लिए किस तरह की सरकार होनी चाहिए, आप क्या सोच रही है? तमाम चीज़ें सोचकर वोट डाला है? जी, सबसे पहले सरकार ऐसी होनी चाहिए जो हमें रोजगार दे सके। अच्छा, हाँ, इतनी पढ़ाई करने के बाद वो भी नौकरी नहीं लगी है। आपने पढ़ाई की? कितनी पढ़ाई की है? मैं बीएड किए हुए हूँ, टेट पास हूँ। तो टीचर बनना चाहती है तो नहीं मिल पाई नौकरी? अभी नहीं, कोई वैकेंसी भी नहीं आई थी जो उसमें भी दिक्कत चल रही है। तो ये तमाम मुद्दे आप लोगों के लिए कि रोजगार मिले और इन तमाम चीज़ों को जो भी सरकार बने उसको लेकर आपने वोट किया है? जी। तो ये वोटर है, जिस तरह मैं पहले भी कह रहा था कि ज़मीन पर भले ही हम तमाम चीज़ें देखें कि हर तरह से चुनाव को ऐसे मुद्दों पर लाने की कोशिश हो रही है जो आम लोग, लेकिन फिर भी हम ये देख रहे हैं रोज़गार और इन तमाम चीज़ों से जुड़े हुए जो भी मुद्दे हैं आम लोगों से, उसको लेकर सोच रहे हैं। और वो ऐसी सरकार चाहते हैं जो उनको रोज़गार दे, जो सेहत के लिए अच्छा काम करे, उनके भविष्य के लिए काम करे। और जो वोटर्स हैं, देखिए काफ़ी जो उत्साह है वोटरों में वो नज़र आ रहा है। और मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि 9 बजे, अब चूँकि 9:15 बज चुके हैं अब, तो जब 9 बजे तक का अपडेट आएगा, थोड़ी देर में इलेक्शन कमीशन बताएगा कि इतने परसेंटेज वोटिंग हुई है, तो पहले और दूसरे फेज़ के मुकाबले तीसरे फेज़ में यानी कि आज ज़्यादा वोटिंग परसेंटेज आएगा। मुझे जो अनुभव ग्राउंड से हो रहा है वो यही है। हालांकि दूसरे ज़िलों से भी इसी तरह की खबर है कि सुबह से ही जो लोग हैं वो वोटिंग करने के लिए आ रहे हैं और अपने मुद्दों को लेकर वोट कर रहे हैं। महिला सुरक्षा, इन तमाम चीज़ों पर लोग बात कर रहे हैं, ये बात सच है। लेकिन रोजगार और दूसरे मामले भी अहम है लोगों के लिए, और इन तमाम चीज़ों को भी ध्यान में रखते हुए वो वोटिंग स्थल तक जा रहे हैं और अपने मत का इस्तेमाल कर रहे हैं। मुमताज, ठीक है शुएब, हम आएंगे आपके पास फिर। फिलहाल हम रुख करेंगे संजय कुमार साहब का। बीजेपी लीडर है हमारे साथ, मुसलसल बने हुए। संजय जी, उत्तर प्रदेश में तीसरे मरहले के लिए वोट डाले जा रहे हैं। पंजाब में आज एक ही मरहले में तमाम सीटों पर वोटिंग का अमल पूरा हो जाएगा। हम पंजाब का ही तस्करा करेंगे अभी। इस बार पंजाब से कितनी उम्मीदें हैं बीजेपी को और क्यों? देखिए, बीजेपी ने तो जितने सीटों पे खड़ा किया है, पहले जो भी स्थिति का निर्माण रहा हो, लेकिन विगत कुछ दिनों में जब से चंदी साहब ने बिहार और पूर्वांचल के लिए अपनी बातें कही हैं और उसके बाद जो अपना एक प्रतिक्रिया व्यक्त किया है, उसके बाद जो अभी ये एक नई घटना आई जिसमें अरविंद केजरीवाल अपने दामाद को वहां के मुख्यमंत्री तो नहीं कह सकते लेकिन मुखिया बनाने के प्रयास में लगे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं से परिस्थितियों का निर्माण बदला है। और हम समझते हैं कि कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व में वहां पर भारतीय जनता पार्टी जी के साथ सरकार निर्माण होने जा रहा, बनने जा रहा। आपको इस बात की पूरी उम्मीद है? पूरी उम्मीद है, और आप इसका रिजल्ट शाम तक देख लीजिएगा। विनोद सिंह जी भी हमारे साथ बने हुए हैं, कांग्रेस लीडर हैं। विनोद जी, आएंगे आपके पास। लाखों हमारे शहीदों ने कुर्बानियां दी कि हम अपना
वोट का इस्तेमाल करके, अपने दिमाग का इस्तेमाल करके अपनी मर्जी की सरकार चुने। वो सरकार चुने जो देश और खास तौर पे यहाँ पंजाब की अखंडता को ध्यान में रखे। और मैं मानता हूँ कि हमारे देश के और खास तौर पे पंजाब के जो हमारे नागरिक हैं बड़े जागरूक हैं, और जो भी पंजाब को टुकड़े टुकड़े करके राज करने के सपने देख रहे हैं उनको मुंह तोड़ जवाब देंगे, क्योंकि सब नौजवान आप देख रहे हैं बड़ी तादाद में यहाँ खड़े हैं। नए वोटर जो हैं वो अपना उज्जवल भविष्य देखते हैं। वो आज उनको पंजाब की बेहतरी के लिए मेरी भी अपील है, अभी बढ़ चढ़ के सभी आके अपना मतदान का इस्तेमाल करें। नॉर्मली हमारे यहाँ अबोर के अंदर 80% के आसपास वोटिंग होती है, और मैं समझता हूँ कि जैसे जैसे जागरूकता बढ़ी है अब की बार पोलिंग उससे भी ज्यादा होगी, और लोग उन ताकतों को नकारेंगे जो देश को विघटित करना चाहते हैं, पंजाब को टुकड़े करना चाहते हैं, जाति पाति का यहाँ जहर बीजना चाहते हैं। उनसे बचेंगे और पंजाब के उज्जवल भविष्य के लिए अच्छे उम्मीदवार चुनेंगे। थैंक यू सर। विनोद जी, आपके पास आ रहे हम सुना आपने बीजेपी लीडर संजय कुमार जी ने कहा बीजेपी को आपके सीएम चन्नी के एक बयान की बुनियाद पर ही पूरी उम्मीद है कि पंजाब उनका होगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक जमीन पंजाब में नहीं है। पंजाब की किसानों का, पंजाब से उठे आंदोलन का, पंजाब से जुड़ी समस्याओं का लगातार भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार ने अनादर किया है, अपमान किया है। तो अब इनके पास है क्या आधार चुनाव लड़ने का? विवादित बयान भारतीय जनता पार्टी के प्रोपेगेंडा मशीन द्वारा किया गया है, उस आधार पर ये राजनीति करना चाहते हैं। मैं आश्वस्त हूं पंजाब के विकास के, पंजाब की बेहतरी के लिए चन्नी सरकार को पंजाब की जनता पिछली बार से ज्यादा सीटों से जीत दिलाने का, सुशोभित करने का काम करेगी। भारतीय जनता पार्टी की झूठ, जुमले, बकवास की राजनीति को खारिज करने का काम करेगी। पंजाब स्वाभिमानी प्रदेश है, इन्होंने पंजाबियत के स्वाभिमान को ललकारने का काम किया है। इन्होंने ऐसा कोई अवसर नहीं छोड़ा है कि पंजाब की आवाज के साथ न्याय किया हो। इन्होंने हमेशा अन्याय और अपमानित करने का काम किया है। उन सब ने अपने हृदय में ये ठाना है कि पंजाब से भारतीय जनता पार्टी को हमेशा के लिए भगाना है। ठीक है सुनील कौशिक जी, अब पंजाब की बात चली रही है तो आप बताइए आपका तजुर्बा क्या कहता है, आपकी एनालिसिस क्या कहती है, किस तरह से समझे हम पंजाब इंतखाब को? इस बार नई इक्वेशंस बनी है, बीजेपी का पुराना इत्तेहाद टूट गया, कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ इत्तेहाद किया है, तमाम पार्टियों ने पूरी ताकत अपनी वहां पर झोंकी है, बयानबाजियों का दौर खूब हुआ, इल्जाम तराशियों का दौर चला है। आएंगे सुनील जी आपके पास। भगवंत मान है आम आदमी पार्टी के सीएम कैंडिडेट, वोट डालकर आए, सुनते क्या कह रहे हैं। अपनी मर्जी ना पाओ, वो डालकर आए, छोटा सा रद्द अमल था उनका। जी सुनील कौशिक साहब। देखो, पंजाब की राजनीति में इसमें कोई दो राय नहीं है कि मोदी जी की लहर के बावजूद भी यदि गढ़ बचा कांग्रेस का तो पंजाब में बचा। मोदी लहर की बावजूद 2019 की भी बात करें लोकसभा के चुनाव की, तब भी गढ़ बचा तो पंजाब में बचा, सबसे ज़्यादा सीटें पंजाब में थी। तो ये मानना पड़ेगा कि कांग्रेस का गढ़ पंजाब रहा है। लेकिन 2022 के चुनाव के नतीजे इस बात की गवाह होंगे कि वो लोग कैप्टन साहब के लोग थे, कैप्टन साहब की राजनीति का नतीजा था या कांग्रेस की राजनीति का नतीजा था। क्योंकि जिस 52 साल से कांग्रेस में रहे कैप्टन साहब ने अपनी जो स्थिति वहाँ जमाए रखी थी, मैं कह रहा हूँ सबसे बड़े गद्दावर नेता वहाँ थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के ज़माने के नेता वो थे। अब ये चुनाव बता पाएगा। लेकिन एक और बात इसमें जोड़ी है कि कैप्टन साहब चुनाव जीतने के लिए नहीं लड़ रहे हैं वहाँ पर, वो नवजोत सिंह सिद्धू को सबक सिखाने के लिए, उनको बर्बाद करने के लिए, उनकी राजनीति खत्म करने के लिए जुड़ रहे हैं। जो भाजपा से गठबंधन हुआ, जो दूसरी पार्टी से भी गठबंधन हुआ है, केवल और केवल जब वहाँ बात होती है फोन के द्वारा, तो यही मुझे निष्कर्ष निकल के आता है कि नवजोत सिंह सिद्धू की राजनीति को खत्म करने का मकसद कैप्टन साहब का है। दूसरा, पिछले 6 महीने के बयान आप देख लीजिए, जितना डैमेज कांग्रेस को नवजोत सिंह सिद्धू ने किया है, किसी भी राजनीतिक दल के नेता ने, बीजेपी भी नहीं कर पाई उसको डैमेज, आप पार्टी भी नहीं कर पाई कांग्रेस को। लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू ने जो वहाँ इमारत लिखी है कि जिस तरीके का उनकी हरकतें जो वहाँ हुई हैं, बिल्कुल कह सकते हैं कि कांग्रेस को ये भारी पड़ेगा। दूसरा, जो गठबंधन वहाँ आप देखिए कि चन्नी साहब की बात करिए तो 3 महीने में चन्नी साहब ने बहुत काम किया है।
मुझे लगता है कि जितना काम, जिस तरीके की स्टाइल यहाँ योगी जी की उत्तर प्रदेश में थी, उससे 21 उनकी स्थिति चन्नी साहब की वहाँ काम करने की थी कि सुबह 5 बजे जग जाना और रात को 11-12 बजे तक काम करना, अपने लोगों के बीच जाना। और कई ऐसे संदेश उन्होंने दिए हैं कि बिल्कुल जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं के साथ जमीन पर बैठ करके वार्ता करना, जाना, ये सब चीज़ें मुझे लगता है कि राजनीति में ये लोग पसंद करते हैं। तो अब 2022 के नतीजे बताएंगे। और आज एक और देख लीजिए कि जहां उत्तर प्रदेश में चुनाव है, उत्तर प्रदेश में जहां तीसरे चक्र में चुनाव है, वहां जनसंख्या ज्यादा है। पंजाब में 2 करोड़ 14 लाख डाल रहे हैं, यहाँ 2 करोड़ 16 लाख लोग वोट डाल रहे हैं। सुनिए जी, यूपी पे हम बाद में आएंगे, हम पहले पंकुल शर्मा जी का रुख करेंगे, यहाँ सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ। पंकुल जी, पंजाब का जिक्र क्योंकि हो रहा है, क्या सबसे बड़ा फेरबदल जो पंजाब रियासत में इस बार हुआ, अमरिंदर सिंह का पार्टी छोड़ जाना और अपनी अलग पार्टी बना लेना, क्या ये एक सबसे बड़ी वजह ही साबित होगा वाकई पंजाब में फेरबदल के लिए? पंकुल शर्मा जी आएंगे आपके पास। फिलहाल अंकित हमारे नुमाइंदे पंजाब से हमारे साथ बने हुए हैं, अंकित का रुख कर लेते हैं यहाँ पर। जी अंकित, आप किस बूथ पर, किस असेंबली हल्के में मौजूद हैं? कितनी तादाद में लोग यहाँ आए हैं वोट डालने? क्या चल रहा है लोगों के दिलो दिमाग? मुमताज, मैं इस समय उत्तर प्रदेश में हूँ और ये हाथरस की सीट है, हाथरस के सादाबाद सीट है और ये अपने आप में बड़ी दिलचस्प सीट है क्योंकि इस सीट से पूर्व मंत्री रहे हैं जो पहले बसपा में हुआ करते थे और अब आजकल बीजेपी में हो गए हैं, रामवीर उपाध्याय। और ये अपने आप में हॉट सीट इसलिए भी बन जाता है क्योंकि कांटे की टक्कर इस सीट से नजर आती है। हाथरस की 3 सीटों में से ये खास सीट है और आइए जरा लोगों से भी जानते हैं कि आखिर किस मुद्दों पर इस बार ये लोग वोट करने जा रहे हैं, किन मुद्दों पर इस बार आप वोट कर रहे हैं, क्या मुद्दे होंगे इस बार आपके? लोकदल। ये मत बताइए कि किसको आप वोट कर रहे हैं, मुझे ये बताइए कि मुद्दे क्या हैं, क्योंकि ये वोट आपको किसका करना है ये आपका अपना खुद का अधिकार है। किन मुद्दों पर आप वोट कर रहे हैं इस बार क्या मुद्दे हैं आपके लिए? मेरे लिए क्या मुद्दे हैं? जो सबके मुद्दे हो मेरे मुद्दे हैं, ये बताएंगे इससे आगे। देखिए, कह रहे हैं जो सबके मुद्दे हैं वही मेरे मुद्दे हैं, मतलब यहाँ लाइनें लगी हुई हैं, गांव का इलाका है। कुछ लोग आइए और भी जरा इनसे बात करने की कोशिश करते हैं क्योंकि यहाँ का सियासी समीकरण बड़ा दिलचस्प है। और किन मुद्दों पर आप वोट कर रहे हैं? देखिए, हमारी जो है फसल गाय खा गई है। मुद्दे क्या है आपके? मुद्दे क्या है? किन मुद्दों पर वोट कर रहे हैं? किस विकास है, क्या मुद्दा है? कोई विकास नहीं हुआ है इस सरकार में, बीजेपी सरकार में कोई विकास नहीं हुआ है। और अब जो बेरोजगारी बहुत हो गई है, इसके लिए खेत गाय चुन गई है। मतलब बेरोजगारी और जो खेती किसानी के लोग हैं तो इनका मानना है कि इन्हीं मुद्दों पर हम वोट करने जा रहे हैं। लेकिन यहाँ का सियासी समीकरण बड़ा दिलचस्प है क्योंकि यहाँ 3 सीटें हैं और इन 3 सीटों में से 2 पर बीजेपी पिछली बार 2017 में चुनाव जीती थी और इस बार बीजेपी जीत पाएगी या नहीं जीत पाएगी ये तो समय बताएगा। लेकिन बहुजन समाजवादी पार्टी का यहाँ वर्चस्व रहा है, लेकिन उनके नेता रामवीर उपाध्याय अब पाला बदल चुके हैं और बीजेपी में आ चुके हैं। पिछली बार 2017 में यहाँ से वही जीते थे सादाबाद सीट से, हाथरस की, लेकिन इस बार वो बीजेपी में है। और यहाँ आरएलडी और सपा गठबंधन ने दोनों ने मिलकर के ताल ठोकी है और आरएलडी का यहाँ पर प्रत्याशी मैदान में है, गुड्डू यहाँ पर मैदान में है। तो यानी अब देखना दिलचस्प होगा कि इन दोनों के बीच की जो लड़ाई है वो कौन बाजी मारता है, क्योंकि बहुजन समाजवादी पार्टी से यहाँ से अविन शर्मा को उतारा गया है जो कि ब्राह्मण वोटर माने जाते हैं, वो एक तरीके से कहते हैं उनको लुभाने के लिए उनको उतारा गया है। लेकिन यहाँ लाइन देखिए लग चुकी है, सुबह का वक्त है और लोग अपने घरों से निकल कर वोट करने यहाँ पर पहुँच चुके हैं। पुलिस प्रशासन भी अपनी मुस्तैदी के साथ खड़ा हुआ है और पूरी सुरक्षा के साथ या यूँ कहें पूरी मुस्तैदी के साथ वोट डलवाए जा रहे हैं और पूरी शांति के साथ यहाँ पर वोट लगातार लोग कास्ट कर रहे हैं।